सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय छत्तीसगढ़, जय भारत, राधे राधे। आज हम छत्तीसगढ़ का एमसीक्यू करने वाले हैं, लेकिन ये एमसीक्यू आज का किसी टॉपिक पर नहीं होगा, बल्कि जितना अब तक हमने पढ़ लिया है उन सभी टॉपिक के आधार पर अलग अलग जगह से एमसीक्यू होगा। मतलब आज हम कुल मिला के टॉपिक वाइज ना करके अब तक जो हमने एमसीक्यू कर लिया है टॉपिक वाइज, उस हर एक टॉपिक से कहीं कहीं से एक प्रश्न लेकर आज मैं लाया हूं। तो ये प्रश्न अगर आपसे बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। ठीक है साथियों, तो बिना देरी किए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो आज का टॉपिक मल्टीपल क्वेश्चंस, कहाँ के अलग अलग टॉपिक के। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय से संबंधित जो टॉपिक अब तक हमने कर लिया है उन्हीं से संबंधित प्रश्न होगा। अलग अलग टॉपिक से यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वहीं तक मिलेगा जहाँ तक हमने अब तक एमसीक्यू कर लिया है। ठीक है साथियों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ये क्लास एकदम बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड से चलने वाली है। फटाफट आपका एक क्विक रिवीजन कराने के लिए ये क्लास लाई गई है। ठीक है साथियों, तो फटाफट क्विक रिवीजन करना है, क्वेश्चंस आपसे बनना चाहिए। थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा, बाकी आपसे ये सारे प्रश्न बनना चाहिए। मतलब जितने भी प्रश्न मैं अभी करवाऊँगा उसमें 100 में से 100% आपका आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है आप सभी का। देखिए इसका करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। चलिए, क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य का क्षेत्रफल के आधार पर क्रम बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए बी सी डी। चलिए फटाफट मैं इसका आंसर बताते चलता हूँ। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य की बात कर रहा है, तो फटाक से हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मतलब कौन कौन से। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में आपका है, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, और इस छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में अगर मैं बात करूं तो इस तरफ आपका एक मध्य प्रदेश है, इधर है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर है तेलंगाना, इधर है आंध्र प्रदेश, यहाँ मिलेगा आपको उड़ीसा, झारखंड और ऊपर मिलेगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसमें से आपको पूछ रहा है कि इनमें से बड़े से छोटा बताना है। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा राज्य की मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश है। ठीक है, और हमारा छत्तीसगढ़ जो आता है वो 9वें नंबर पर आता है। छत्तीसगढ़ जो आता है वो 9वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर अन्य राज्य कौन कौन से नंबर पर हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको भारत के रिस्पेक्ट में देखना होगा। तो भारत के हिसाब से अगर हम चले तो चलिए भाई देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के हिसाब से अगर हम चले, ठीक है, भारत के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पर भारत में सबसे बड़ा राज्य जो है ये है आपका राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है आपका महाराष्ट्र, इसके बाद आपका होता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद होता है गुजरात, गुजरात से हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है कर्नाटक, कर्नाटक से हम पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से हम पहुंचते हैं उड़ीसा, और उड़ीसा से हम पहुंचते हैं छत्तीसगढ़। मतलब यहाँ पर एक नंबरिंग की मैं बात करूं, फटाफट देखते चलना, चीजें याद होती चलनी चाहिए। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6वें नंबर पर, 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर ये, और 9वें नंबर पर हमारा छत्तीसगढ़ आता है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश, इसमें जो 7 राज्य हमारे साथ सीमावर्ती पर जुड़े हैं उसमें सबसे बड़ा तो दिख रहा है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश जुड़ा है, मतलब सबसे बड़ा मध्य प्रदेश होगा। उसके बाद महाराष्ट्र को आप देखोगे तो महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, मतलब महाराष्ट्र तीसरे नंबर का सबसे बड़ा, मतलब इसके क्रम के हिसाब से जो हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा है तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ आंध्र प्रदेश का नंबर दिख रहा है, मतलब आंध्र प्रदेश तीसरा सबसे बड़ा राज्य दिख रहा है। और इसके बाद 8वें नंबर पर, क्योंकि कर्नाटक तो जुड़ा नहीं है, गुजरात हमारे साथ जुड़ा नहीं है। अच्छा, यूपी भी है, यूपी को अपन भूल रहे हैं, यूपी। तो आंध्र प्रदेश से पहले याद रखना, पहले नंबर पर ये बड़ा है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर यूपी हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ बड़ा होगा। 5वें नंबर पर आप जाएंगे, नहीं, हाँ 5वें नंबर पर जाओगे
तो आपका चौथा बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। और चौथे के बाद आठवां बड़ा राज्य है, तो आठवें बड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ के जुड़ा हुआ ये पांचवां बड़ा राज्य होगा। और उसके बाद छठवें नंबर पर तेलंगाना, और सबसे छोटा जो जुड़ा है वो झारखंड। तो उस हिसाब से हम क्रम को देख सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े सीमावर्ती राज्यों में सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है, फिर हमारा उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, फिर झारखंड। उस हिसाब से चलिए करेक्ट आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है। मध्य प्रदेश के बाद मैंने बताया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद हमने देखा उत्तर प्रदेश, तो बिल्कुल महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के बाद उड़ीसा। तो उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा। तो ये महाराष्ट्र भाई मध्य प्रदेश से छोटा है, ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र बड़ा है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा, तो ऑप्शन में तो ये भी बिल्कुल सी करेक्ट होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। अब ये वाला हम अगर बात करें तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, क्या महाराष्ट्र दूसरे पे आता है? बिल्कुल, ये तो दूसरे पे ही आ रहा है, मतलब उस हिसाब से आपका ऑप्शन ए भी सही होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा है, फिर महाराष्ट्र जुड़ा सबसे बड़ा है, फिर उत्तर प्रदेश आता है। तो टॉप 3 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आपका ओडिशा आता है। तो मतलब आपका ये भी आंसर ओके दिख रहा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर क्रम अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा, फिर महाराष्ट्र जुड़ा है, फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का तो ऑप्शन नहीं है, तो ये भी सही होगा। उस हिसाब से इसके दो आंसर, तो आप क्वेश्चन को विलोपित चाहो तो कर सकते हैं, बाकी जो फंडा मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े सभी बड़े बड़े राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। तो ये चीज़ को आप याद रखें, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखें। 1 2 फिर ऊपर 3 4 5 6 7। चलिए अगला प्रश्न, गोड़ों की भूमि हम किसे कहते हैं? प्रश्न है गोड़ों की भूमि हम किसे कहते हैं। 1 मिनट, मेरी आवाज़ सब क्लियर आ रही है कि नहीं चेक कर लेते हैं। चलिए ओके है। तो गोड़ों की भूमि हम किसे कहते हैं? तो गोड़ों की भूमि कहलाती है मैकल श्रेणी, मैनपाट, सरगुजा या दंडकारण्य। ऑप्शन होगा डी, दंडकारण्य, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में गोड़ जो जनजाति है सर्वाधिक देखने को मिलेगा, इसलिए हम इसे गोड़ों की भूमि कहते हैं। स्पष्ट? चले आगे। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न तहसीलों में कौन सीमांत तहसील नहीं है? मतलब यहाँ पर तहसील अगर वर्तमान में देखोगे तो कई तहसीलें बन गई है छत्तीसगढ़ में, लगभग 251 तहसीलें। अब इन 251 तहसीलों में इनमें से कौन सा सीमांत नहीं है? सीमांत का मतलब जो सीमा के अंत से लगा हो वो तहसील सीमांत कहलाता है। तो यहाँ रामानुजगंज की बात करूंगा तो ये बिल्कुल बलरामपुर के पास एकदम सीमा से लगा एक तहसील है, तो ये तो बिल्कुल सीमा अंत है। देवभोग, गरियाबंद में देवभोग भी एकदम सीमा के साथ लगा एक तहसील है, ये भी सही है। कोंटा, सुकमा के पास कोंटा भी सीमा से लगा हुआ तहसील है, ये भी सही है। भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर यहाँ पर है, ये सीमा तरफ देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए यह सीमावर्ती तहसील नहीं है। ऑप्शन होगा डी। बात समझ में आई? तो सीमावर्ती तहसीलों के भी नाम आपको पता होना चाहिए, सीमावर्ती तहसीलों के भी नाम आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आई जी? ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक स्पष्ट है, क्लियर है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको चलिए, हाँ कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 3 में, भानु प्रताप करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ जाइए, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की ऊंची चोटी पूछ रहा है, फटाक से बताओ। थोड़ा आप स्पीड बढ़ाते हैं, जहाँ समझाना है वहाँ समझाएंगे, जहाँ स्पीड ले जाना है वहाँ हम स्पीड ले जाएंगे। तो हमको पता है हमारे छत्तीसगढ़ में पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा भाई ये देखिए ये छत्तीसगढ़ है और इसके हिसाब से पश्चिम दिशा ये वाला है। तो पश्चिम की तरफ सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, याद रखना बदरगढ़, ये बदरगढ़ पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी 1176 मीटर के साथ ऊंचाई है। कबीरधाम का ऊंचा चोटी बदरगढ़, याद रखना। धारी डोंगर पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है महासमुंद में, याद रखना।
899 के साथ ये पूर्व की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर में आपको तो पता ही होगा और दक्षिण में आपका नंदीराज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न को मिलाना है, जोड़ा बनाना है। फटाफट यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो ये प्राकृतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया, उसी के बारे में यह पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेशों को हम 4 भाग में तोड़ते हैं। 4 भाग के हिसाब से 4 प्राकृतिक प्रदेश ये हो गए, 1 2 3 4। अब इसमें मैंने ट्रिक बताया था जब टॉपिक वाइज हम चल रहे थे, स्टडी कर रहे थे, कि ऊपर में क्षेत्रफल 2 याद रखो, नीचे में 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6। स्टार्टिंग अंक अगर पता है तो आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर वाला पूर्वी बघेलखंड का पठार कौन सा है भाई? पूर्वी, यही है सरगुजा बेसिन। तो यहाँ पर 2 से शुरू होने वाला यही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 1 होगा। जसपुर सामरीपाट, ये देखो ये 6 से शुरू हो रहा है, ये भी 6 से शुरू हो रहा है। अब दोनों को देख के समझ में आ रहा है ये छोटू सा है, तो ये दोनों में छोटा तो यही है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। महानदी बेसिन, महानदी 6 से शुरू हो रहा है, ये बड़ा है तो बिल्कुल बड़ा मतलब ये हो जाएगा। और दंडकारण्य मतलब ये, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका करेक्ट आंसर 1 2 3 4 अपने आप बन जाएगा। 2 3 6 6 ऐसे याद रखना, बाकी धीरे से 2 तिया 18, 3 90, 6 80 और 6 20 ऐसे याद करने से 90 60 61 62 63 64, 6 और 2 8 ऐसे याद हो जाता है। ठीक है, एक्यूरेट ना जाए, 2 तिया 6 बस याद रखे, खत्म है कहानी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है 6। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के भू आविष्ठित जिलों में शामिल नहीं है? भू आविष्ठित जिला, लैंड लॉ, ऐसा जिला जो किसी राज्य के साथ सीमा ना बनाए, ना ही किसी समुद्री सीमा से जुड़ता हो। तो ऐसा जिला जो किसी समुद्री सीमा के संपर्क में ना आए, ना ही किसी अन्य राज्य के संपर्क में आए, केवल अपने ही राज्य के जिलों से जुड़ा हो, ऐसे जिलों को भू आविष्ठित जिला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से शामिल कौन सा नहीं है? तो बेमेतरा को देखिए, तो इसके लिए आपको नक्शा अच्छे से होना चाहिए क्लियर। तो नक्शा बनाने वालों, ठीक है, नक्शा आपका कितने जल्दी बनना चाहिए? मात्र 20 सेकंड में आपका नक्शा बन जाना चाहिए, क्योंकि भाई एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे आप 40 सेकंड दे के चलिए, उसके हिसाब से आपका आंसर तब बनेगा जब नक्शा आपसे 20 सेकंड में बनेगा। तो ये नक्शा बन के आपका रेडी है। ठीक है, अब यहाँ बेमेतरा को अगर मैं बात करूँ, तो बेमेतरा को देखेंगे ध्यान से, ये है बेमेतरा, बेमेतरा, ये मुंगेली, ये है मुंगेली, ये दंतेवाड़ा, ये है दंतेवाड़ा, ये है सरगुजा, यहाँ पर बैठा है सरगुजा। अब इसमें से देखोगे तो बेमेतरा, दंतेवाड़ा, सरगुजा भू आविष्ठित है, लेकिन मुंगेली जो है ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, इसलिए ये भू आविष्ठित नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? चले अगला प्रश्न, विचार करना है यहाँ पर, निम्न में से फटाफट करेक्ट आंसर आपको बताना है जी। ठीक है, विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल है, एकदम सही बात है। छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़ा जैसा है, यह भी एकदम सही बात है। छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है। अब बोल रहा है क्या छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित राज्य है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई छत्तीसगढ़ किसी समुद्र सीमा से नहीं जुड़ा है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट में हम 2 चीज़ देखते हैं, क्या ये किसी अन्य देश से जुड़ा है? अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है तो भू आविष्ठित नहीं होगा, और अगर समुद्री सीमा से जुड़ा है तो भी भू आविष्ठित नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल एक भू आविष्ठित राज्य है। और जिलों में जाओगे तो अपने ही जिलों से घिरा होना चाहिए। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, एकदम सही। तो उपरोक्त में से सभी सही, 7 का डी। फटाफट क्लियर, बढ़ाऊं गाड़ी और स्पीड। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की विख्यात विशिष्ट पहचान क्या है? ठीक है, आज के ये सारे प्रश्न टॉपिक वाइज जो हमने ऑलरेडी टॉपिक वाइज पढ़ लिया है, आपका अब परीक्षा शुरू, ये प्रश्न बन रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की विख्यात विशिष्ट पहचान क्या है? धान की उत्पत्ति के लिए है, वन क्षेत्र के लिए जानी जाती है, आदिवासी संस्कृति के लिए जानी जाती है, या फिर खनिज संपदा के लिए? चलो भाई फटाक से इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो अगर बात करें तो खनिज संपदा के लिए भी तो जानी जाती है।
आदिवासी के लिए भी है, वन क्षेत्र के लिए भी है, धान के लिए भी है। लेकिन इनमें विख्यात विशिष्ट की बात कर दिया है, तो विख्यात विशिष्ट में याद रखना आदिवासी संस्कृति के लिए यह विख्यात विशिष्ट पहचान रखती है छत्तीसगढ़ की धरातल। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पृथक पहचान से संबंधित नहीं है। अब बोल रहा है प्रश्न में कि इसमें से पृथक पहचान से संबंधित नहीं है, तो छत्तीसगढ़ का अपना एक पृथक पहचान, ऊर्जा राज्य बिल्कुल है, हर्बल राज्य बिल्कुल है, कृषि राज्य बिल्कुल है, औद्योगिक राज्य, हालांकि उद्योग तो है लेकिन औद्योगिक राज्य का ऐसा दर्जा नहीं मिलता। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल कृषि प्रधान राज्य है। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ ऊर्जा संसाधन के हिसाब से पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन करता है, इसलिए यह ऊर्जा राज्य भी है। लेकिन औद्योगिक राज्य का दर्जा अभी पूरी तरह से मिला नहीं, इसलिए यह औद्योगिक राज्य के नाम पर नहीं जाना जाता। हालांकि उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन उद्योग राज्य नहीं कहलाता। चलिए अगली जानकारी यहाँ पर यह है कि यहाँ पर एकेडमी की बहुत ताबड़तोड़ तरीके से एडीओ की तैयारी करवाई जा रही है। एडीओ यानी सहायक विकास विस्तार अधिकारी। इस विस्तार अधिकारी को अगर आपको पाना है तो इसके लिए आपको क्या करना है जी, इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको हिंदी, आजीविका, पंचायती राज, ग्रामीण विकास और सामान्य ज्ञान यानी छत्तीसगढ़ पर फोकस करना होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए आपको ये 5 सब्जेक्ट ताबड़तोड़ करना होगा, तब ये एडीओ यानी इस अधिकारी को आप पा लेंगे। ठीक है, तो इस अधिकारी को पाना है, बनना है, तो ये 5 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आपको केवल ये करना है कि एकेडमी से जुड़कर, हमारी टीम से जुड़कर आप ये 5 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चूँकि इसका कंपटीशन ज़्यादा होगा, आप खुद से करने की अगर कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं पहले से ही पीछे ढकेल रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है उसके लिए उन छात्रों को मैं बिल्कुल कहूँगा जो पहली बार अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, जो इससे पहले ज़्यादा एग्ज़ाम की कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, वो छात्र इस मौके को ना गंवाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल एकेडमी से जुड़िए। और एडीओ की इतनी ज़बरदस्त तैयारी एकेडमी करा रही है, उसमें अगर आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है साथियों, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बाकी जो बहुत लंबे समय से, कई वर्षों से पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बाकी जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको तैयारी कम लग रही है, अपने आप में कुछ कमी है, तो बिल्कुल एकेडमी से जुड़कर हमारे एकेडमी की टीम से तैयार हो जाइए इस सहायक विकास विस्तार अधिकारी बनने के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से, चलिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर बताइए। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं। चलिए, मैकल श्रेणी निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? मैकल, नाम में ही मैं और कल है। मैकल को अगर मैं जोड़ूं तो मैं से बनता है महाकाल, और महाकाल ही क्या है? सत्य है, और सत्य ही शिव है, तो शिव ही सुंदर है। महाकाल यानी सत्य, सत्य से सतपुड़ा, और यही मैकल रेंज से जुड़ा है। एकदम आसान सा प्रश्न था। चलिए, बिलासपुर कितने जिलों से लगा है? अब ये प्रश्न तभी बनेगा जिसका नक्शा क्लियर होगा। तो याद रखना, बिलासपुर कितने जिलों से जुड़ा है जी? ये लीजिए, बना देते हैं फटाक से बिलासपुर जिले के पास वाले क्षेत्र को। ये बना दिए हमने बिलासपुर, जिस जिले के बारे में पूछ रहे हैं उसके आसपास वाले क्षेत्र को बना देते हैं। अब देखो बिलासपुर कितने जिलों से जुड़ा है। ये देखिए, बिलासपुर ये है, ये जुड़ा है 1 2 3 4 5 जिलों से जुड़ा है, मतलब ऑप्शन बी होगा। तो नक्शा बनाना आपको आना चाहिए, तब आपका आंसर भी आसान से बन जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, इंद्रावती की सहायक नदी। याद रखना, इंद्रावती बस्तर की एक जीवन रेखा है, और इंद्रावती की ऊपर से आने वाली 5 सहायक नदी है। ऊपर मतलब उत्तर दिशा से। अब उत्तर दिशा से कौन कौन सी सहायक नदी आ रही है? तो आप याद रखना, उत्तर दिशा से एक कटोरी आ रहा है,
कटोरी में गोल गोल नींबू है, इसी में थोड़ा ऐसे ऐसे गुड़ रखे हुए, टेढ़े मेढ़े गुड़ रखे हुए हैं। यहीं पर आपको बोर मिलेगा, बोर बोर, और रंग बिरंगे मिलेगा, अलग अलग कलर के रंग बिरंगे बोर हैं, रंग बिरंगे कलर के बोर हैं। तो रंग बिरंगे मतलब लाल पीले नीले हरे जैसे भी है। तो याद रखना रंग बिरंगे मतलब नारंगी, नारंगी बिल्कुल इसकी एक सहायक नदी है। बोर, बोर से याद रखना बोर्डिंग बिल्कुल सहायक नदी है। कटोरी में है तो कोटरी भी इसकी एक सहायक नदी है। कटोरी में गुड़ है, गुड़ भी इसकी एक सहायक नदी है, गुडरा। ठीक है, तो ये ऊपर का ही ऑप्शन तो मिल गया मुझे सीधे सीधे। अब सबरी तो है नहीं, यहाँ पर मालगेर भी नहीं है, यहाँ संकनी नीचे से है, डंकनी है, सबरी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये चारों तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, क्लियर है, बताने की जरूरत नहीं। और चलो अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का औसत तापमान कितना है? छत्तीसगढ़ में अगर एवरेज टेम्परेचर देखें हम, तो छत्तीसगढ़ का औसत तापमान, आप ध्यान से सुनना, औसत तापमान पूछ रहा है। औसत के हिसाब से 20 से 35 डिग्री छत्तीसगढ़ का औसत तापमान हमको मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, लौटते मानसून से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? लौटता हुआ मानसून मतलब उत्तर पूर्वी मानसून, यानी ये हमारा छत्तीसगढ़ है और इस छत्तीसगढ़ में ऊपर से मानसूनी हवाएं आ रही है। तो जब लौट रहा है, ऐसे लौट रहा है, तो इस मानसून को हम उत्तर पूर्वी कहते हैं, क्योंकि इस दिशा से आ रहा है, उत्तर पूर्व से। अब जब ये आती है तो हालांकि वर्षा बहुत कम कराती है, क्योंकि आर्द्रता तो ग्रहण करने के लिए कोई सागर ऊपर में है नहीं, तो आर्द्रता ग्रहण नहीं कर पाती। तो उत्तर से आने की वजह से, कोई सागर ना होने की वजह से आर्द्रता कम ग्रहण करती है, नहीं के बराबर। फिर भी उधर से आर्द्रता ग्रहण करते आती है पश्चिम विक्षोभ तरफ से, वही आकर के यहाँ थोड़ा बहुत वर्षा करा देती है। लेकिन कौन से महीने में, इसमें से कौन से महीने में वर्षा हो जाती है? तो याद रखना नवंबर दिसंबर के महीने में लौटते हुए मानसून से छत्तीसगढ़ में थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का राज्य छत्तीसगढ़ में फैलाव पाया जाता है? याद रखना छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में तो क्लियर है, लेकिन उष्णकटिबंधीय जलवायु भी मिलता है। पहली बात तो छत्तीसगढ़ की जलवायु में विशेषता याद रखना 3। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। याद रखना छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड है, भू आविष्ठित है, इसलिए इसकी जलवायु कैसी है? तो ये उप महाद्वीपीय जलवायु है। याद रखना यहाँ पर अगर ये शब्द उप महाद्वीप को भी ना जोड़े तो यहाँ पर आप सीधा सीधा छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड है, महाद्वीपीय जलवायु है, महाद्वीपीय जलवायु है। तीसरी बात, यहाँ पर आपको थोड़ी नमी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि समुद्र से दूरी है, इसलिए उपाद्र टाइप की जलवायु है, इसलिए छत्तीसगढ़ की जलवायु उपाद्र जलवायु है। उस हिसाब से यहाँ पर आंसर देखें तो उपाद्र तो है ही, महाद्वीपीय भी है, उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न आ जाइए, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कहाँ स्थित है? याद रखना हमारा भिलाई छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल संरक्षण यही मिलेगा, पर्यावरण संरक्षण मंडल। ठीक है, तो भिलाई में है, इस बात को याद रखिए आप सभी। चलो अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रतिवर्ष औसतन वर्षा कितनी होती है? तो प्रतिवर्ष औसतन वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर, याद रखें। ठीक है, चलिए अगला जानकारी, यहाँ पर 1 रुपए में गणित सीखो। बिल्कुल 1 रुपए में आप गणित सीख सकते हैं, इसकी रोजाना क्लासेस भी हो रही है दोपहर में। जो अब तक नहीं जानते हैं, बिल्कुल 3:30 बजे रोज हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीम अजय सर, टीम के सदस्य हैं अजय सर, अजय सर के द्वारा ये पढ़ाया जा रहा है। तो गणित के लिए आप अगर अपने आप को कम समझते हैं तो इसका समय देखते हुए आप डेली जुड़े, मात्र 1 रुपए में आप पूरे मैथ्स रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडीओ की बात किए जाए तो एडीओ के बारे में मैंने ऑलरेडी जानकारी अभी ही दिया है आपको। 5 सब्जेक्ट ताबड़तोड़, कोई मैथ्स रीजनिंग का झंझट नहीं। यहाँ पूरी टीम आपको एडीओ की बेहतर तैयारी कराएगी इन 5 सब्जेक्ट के साथ। जो एडमिशन ले लिया और सही तरीके से हमारे साथ पढ़ लिया,
अपना ईमानदारी दे दिया पढ़ने में, उसका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस मटेरियल से यहाँ टीम के द्वारा, साहू सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा एग्जाम में। ठीक है साथियों, चलिए आगे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, छत्तीसगढ़ में वर्षा का औसत दिवस कितना है? अब एवरेज डे पूछ रहा है, मतलब 365 में एवरेज कितने दिन वर्षा होती है? तो याद रखना 67 दिन छत्तीसगढ़ में औसत दिवस है वर्षा का। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, देश में शीर्ष 3 वन आवरण वाले राज्यों का सही क्रम बताना है। तो वन आवरण मतलब क्या? वन आवरण ऐसा वन आवरण क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर भूमि में अगर वृक्ष 10% से अधिक है तो वो वन आवरण क्षेत्र कहलाता है। और ये वन आवरण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है, याद रखना, जिसमें पहले नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। इस हिसाब से ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए 1 मिनट, आवाज सब क्लियर है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार अपन, ये जानना भी जरूरी है, कर लेते हैं। चलिए ओके है सब चीज, तो यहां पर समझ में आ गया। अगला प्रश्न यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आप फटाफट बताएंगे छत्तीसगढ़ में वनपाल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो सभी को पता होगा ये जगदलपुर में आपको मिलेगा। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न है आपके सामने 1885। अब बताओ 1885 में क्या बना, किसकी स्थापना हुई थी? तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसी समय एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बताओ कब की बात? तो इनमें से कौन सा है? वर्तमान में जो घोषित किया गया है वो अलग है, लेकिन 1885 में ही एशिया में पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, वो है कांगेर घाटी नेशनल पार्क। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क है कांगेर घाटी बस्तर जिले में, वो 1885 में ही बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाना है। थोड़ा इसमें बैटरी डाउन लग रहा है, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लगने वाली है, मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूं, 1 मिनट। चलिए भाई, तो इसका करेक्ट आंसर फटाक से फिर बताना है आपको। प्रश्न मैंने ऑलरेडी ट्रिक भी बताया था, आप लोगों को चीज़ें याद हो गई होगी जो मेरे साथ कंटिन्यू एमसीक्यू पिछले कई दिनों से कर रहे हैं। लगभग 23वें एमसीक्यू तक हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो ये है 1974, साथ चलो साथ चलो साथ चलो, सात और चार, तो साथ चलो किसके किसके साथ चलना पसंद करोगे? माता सीता के। ये सब ट्रिक मैंने आपको कनेक्ट किया है जब पढ़ाया होगा। ठीक है, तो साथ चलो, 1 मिनट, साथ चलो। ठीक है, तो साथ चलो मतलब यहाँ पर आप लोग याद रखना ये होगा ऑप्शन 4 के साथ। 75 में मैंने 3 को एक साथ याद करवाया था, 75 में 3 को एक साथ याद कराया था। ऊपर में बादल खोल है, इधर अचानक मार है और नीचे गोमर्दा। तो यहाँ पर अचानक मार में ये दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन तीसरा करेक्ट होगा। 76, छी से 76 और छी किसको बोलोगे? छी से 76 और छी से बार में हर कोई नहीं जाता। लोगों को कहना भले जो जाते हैं उनको बहुत मजा आता है, छी तो वो कभी बोलेंगे ही नहीं, लेकिन जिनको पसंद नहीं बार, उसको वो क्या बोलेंगे? छी। तो बार और ये छी, तो छी से 76 बार नवा पारा, ये भी याद करवाया था मैंने। 78 मतलब बज गया सीधा, एक तमोर पिंगला। 4 3 2 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। चले आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वन संसाधन पाए जाते हैं? याद रखना छत्तीसगढ़ में मानसूनी पतझड़ वनस्पतियां पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर वृक्ष मानसूनी पतझड़ वन हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ज़्यादातर चीज़ें मानसून पर निर्भर है, इसलिए मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इंद्रावती नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है? इंद्रावती नेशनल पार्क याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1978, और इसी 1978 से मैंने आपको ट्रिक याद कराया था,
1 और 8, 1 और 8 जो बीच का है ये वाला 1 और ये वाला 8 कहाँ मैच खा रहा है देख लो, ये 1 ये 8, तो बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 78 1978 याद रखो और 1258 भी याद हो जाएगा। तो 7 को हमने 1 को 8 को लिख दिया, 7 को 2 भागों में तोड़ा, 2 और 5 7, तो ये हो गया 1258, ये मैंने याद करवाया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न इस पार आ जाते हैं जी, इधर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। तमोर, पिंगला, सेमर, सोत, जितने भी अभ्यारण्य हैं छत्तीसगढ़ के 11, इन 11 अभ्यारण्यों में से आपको सीक्वेंस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बनाना है। चलो, तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैंने यहाँ पर सीधा याद करवाया है, उसी ट्रिक को यहाँ लिखता हूँ और यहाँ पर आंसर हम बनाएंगे फटाक से। तो मैंने बताया था तोर सास, ठीक है, किसका सास, तोर सास जी, ऐसे याद करवाया था तोर सास जी। ठीक है, तोर सास जी के बाद पापा को याद करना, सास जी के बाद पापा, और पापा के बाद फिर बीबी को याद करने बोला, और बीबी के आगे तुम यू जाओगे, ठीक, और उसके बाद फिर तुम्हारे पास बीबी ही बीबी है। तो यहाँ पर इसको मैंने याद करवाया था जी। अरे गड़बड़ हो गया, कहाँ गया, इधर तक भाग रहा है ये। ठीक है, चलो इसको भगाने देते, एक काम करते हैं, इसको वो हाथ दे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, इसको पकड़ रहा हूँ तो पकड़ा नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं पकड़ाऊंगा बोल रहा है, ठीक है। तो ये इसी को देखते हुए चलो, यहाँ दिख रहा ना, सबको दिखना चाहिए। तो तोर सास मतलब याद रखना काका, तोरिस सास कहा था भाई, ये 6 है, ये 5 है, ये 5 है ना, यहाँ पर 4 है, और 4 बार 2 2 2 2 और 3 बार 1 1 1, तो यहाँ पर मैच खा लो फटाफट। तमोर, पिंगला, तोर सास 6 नंबर पर, 6 नंबर पर लगभग 1। सेमरसोत, सेमरसोत मतलब यहाँ पर सेमरसोत 4 नंबर, ये सीता नदी है, सेमरसोत 4, तो 4 नंबर पर ये वाला है, मतलब ये वाला 2। अचानक मार, अचानक मार कहाँ दिख रहा है, ये है 5 नंबर, 5 नंबर पे कौन सा दिख रहा है, तो अचानक मार याद रखना 500, ये 559 था, ये 500 आपका लगभग 552 था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे अप डाउन दिख रहा है इसमें, एक एक दो दो अंक का, लेकिन स्टार्टिंग के हिसाब से आप बना दोगे। ठीक है, चलिए, तो अचानक मार में देखोगे तो यहाँ पर अचानक मार 500 के 2 अंक है, तो यहाँ पर 500 502 है, तो अचानक स से छोटा है, मतलब अचानक मार तीसरा, मतलब इसमें से 5 में से छोटा ये है, मतलब चौथा ये होगा। सीता नदी दूसरे नंबर पर है, तो सबसे दूसरे नंबर पर बड़ा ये है, और बादल खोल को देखोगे तो सबसे छोटा 1, तो ये है। तो ऑप्शन 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 5, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बन जाएगा, बन जाएगा 1 2 4 3 5। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला प्रश्न, युग्म को सुमेलित करना, फटाफट नदियों की लंबाई बता दो। भाई मांड नदी 155 किलोमीटर है, हर कोई जानता है। मारो 155, तो मांड नदी का ब है, ये ब। सबरी नदी 173 याद रखना, सबरी नदी 173 है। मनियारी 134 है, मनियारी। हसदेव 76 176, और जोक याद रखना 90, जोक याद रखना 90। तो मिला दो भाई, यहाँ पर कहाँ था, एक के साथ डी मिला दो, एक के साथ द, कहाँ गया जी, एक के साथ ब है जी, एक के साथ ब वाला, ये वाला ब है, 2 के साथ ई है, मतलब यही वाला करेक्ट आंसर दिख रहा है। फिर क्या दिख रहा है, 3 के साथ द, बिल्कुल द है, फिर आ, फिर उसके बाद सा, यहाँ पर नाम लिख दिया, बाकी ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न है, कर चुके हैं कई प्रैक्टिस हमने अपने एमसीक्यू पर। ठीक है, अगला प्रश्न, सत्य कथन को चुनना है। ईब नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्या ये सत्य है, असत्य है भाई, असत्य है भाई, उद्गम तो ईब नदी का छत्तीसगढ़ में ही है, खुर्जा की पहाड़ी जसपुर के पास से। ईब नदी का विसर्जन रायगढ़ के पास महानदी में होता है, नहीं भाई, ये भी बिल्कुल गलत है। ईब नदी का विसर्जन महानदी में होता है, लेकिन उड़ीसा में जाके होता है। ईब नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। ईब नदी की ज़्यादातर हिस्सा छत्तीसगढ़ में है, ये भी गलत बात है। ईब नदी का ज़्यादातर हिस्सा उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में ये 87 किलोमीटर है, कुल इसकी लंबाई 202 है, तो केवल छत्तीसगढ़ में 87 है, ज़्यादातर हिस्सा उड़ीसा। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन होगा सी, 27 का सी। बात समझ में आ रही है, जो हम आज पढ़ रहे हैं ये आपका मल्टीपल, जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं सब अलग अलग टॉपिक से लिया गया है। अब तक हमने टॉपिक वाइज एमसीक्यू लाया, आज आपका एक रिवीजन हो रहा है कि आपकी तैयारी सही चल रही है कि नहीं। ठीक है, चले आगे। चलो अगला प्रश्न,
कोटरी नदी को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भाई? कोटरी नदी को कोटरी, तो कटोरी याद रखना, कटोरी नदी यानी कोटरी नदी को परल को, और कोट के आगे में ही, कोट के बाद में कोट लगा दिया टरी, टूरी, तो टूरी याद रखना, कोटरी नदी परलकोट को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? चले आगे, काफी स्पीड से कर रहा हूं आज का प्रश्न। बंजर नदी का विसर्जन किस नदी में होता है? याद रखना, बंजर नदी आपको कवर्धा जिले से निकलता हुआ मिलेगा, और ये मैकल श्रेणी से निकलते हुए उधर पहुंच जाएगा नर्मदा तरफ, और नर्मदा नदी पर इसका विसर्जन होता है बंजर नदी का। नर्मदा अपवाह तंत्र का टाड़ा और बंजर दो नदियां छत्तीसगढ़ से निकल के नर्मदा में मिलती है। इस नर्मदा नदी का, ठीक है, इस नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो लगभग 0.55 है। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है जी, फटाक से सुमेलित करना है। कांगेर धारा कौन सी नदी पर है? बिल्कुल पता है सबको, कांगेर धारा तो भाई कांगेर नदी पर ही मिलेगा। ठीक है, तामड़ा घूमर, तामड़ा घूमर आपको बस्तर के पास मिलेगा, बिल्कुल तामड़ा घूमर बस्तर में है। चर्रे मर्रे, चर्रे मर्रे जोगी नदी याद रखना, चर्रे मर्रे कांकेर में मिलेगा। गुप्तेश्वर सबरी नदी पर मिलेगा, और मलाज कुंड, कुंड में दूध भरा है, तो याद रखना पांचवा। 1 3 4 2 5, 1 3 4 2 5 ऑप्शन इज ए करेक्ट। ठीक है, लगभग 30 प्रश्न हमने कर लिया है 36 मिनट में। ठीक है, हर एक मिनट के पीछे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? चले और आगे, चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बिलासतुंग किस प्रजाति नहीं सॉरी, किस प्रतापी, किस वंश का प्रतापी शासक है? चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 31 थोड़ा सा हिस्ट्री से संबंधित है। आ जाइए, हिस्ट्री का भी हमने एमसीक्यू लगभग 4 कर लिया है, तो उस टॉपिक वाइज हिस्ट्री के हिसाब से कुछ प्रश्न यहाँ पर भी मिलेगा। तो ये प्रश्न हमने एमसीक्यू में देखा है, आज आपका रिवीजन हो रहा है एक इस तरीके से कि आपकी तैयारी टॉपिक वाइज चल रही है कि नहीं। तो बिलासतुंग किस वंश के प्रतापी शासक हैं? याद रखना, नल वंश के, नल वंश के बिलासतुंग प्रतापी शासक हैं। इसका शासनकाल 700 से 740 देखने को मिलता है। याद रखना, इन्होंने ही राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया, नलवंशी शासक बिलासतुंग। अगला प्रश्न, बिलासतुंग किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? तो वी से ही होगा, तो वी से होगा, मतलब विरूपाक्ष इसका पिता है, विरूपाक्ष के पुत्र हैं बिलासतुंग, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगली जानकारी यहाँ पर आप लोगों के लिए बिल्कुल यही है कि छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती की तैयारी जो छात्र अभी भी शुरू नहीं किए हैं और सोच रहे हैं कि वो खुद से कर सकते हैं, तो ऐसे छात्रों को फिर से कहूँगा कि साध्य एकेडमी मात्र 1499 पर ये फीस पर आपको पूरे कोर्स अवेलेबल करा रही है, पूरे कोर्स का सिलेबस अवेलेबल करा रही है, जिसके लिए आप टीम को भी आप देख सकते हैं। ये पूरी टीम मिलकर के आपको इसकी तैयारी करा रही है। तो ये पद कोई कम नहीं है, 5967 बहुत है। और अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ जुड़ के तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, पक्का, क्योंकि जो चीज़ पूछेगा, जो चीज़ आने वाला है, ठीक है, कैसा प्रश्न आएगा, वो सब चीज़ को एकेडमी आपको करवाएगी और साथ ही साथ टेस्ट भी लगवाएगी। ठीक है, तो बेहतर तैयारी एकेडमी के द्वारा शुरू हो चुकी है। खास बात ये कि 3 फरवरी को फिर से एक नई बैच बन रही है। जो अब तक सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, वो बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर सीजी व्यापम, ठीक है, कैलेंडर जारी कर दिया है, ये भी जानते हैं आप सभी। प्रयोगशाला परिचारक, जी हाँ, प्रयोगशाला परिचारक सबसे अच्छा अगर बोलूँ तो 3 अगस्त तक का टाइम है इसमें। खास बात ये कि इसमें केवल 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, और अच्छी बात ये कि मात्र इस फीस पर 3 सब्जेक्ट की तैयारी आपको करवाई जा रही है। खास याद रखिएगा कि प्रयोगशाला परिचारक एक ऐसा पद है जो आपको आगे और पढ़ने का मौका देगा। मतलब आप अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं ना, तो इसमें कोई काम झाम नहीं, मस्त लैब में बैठो और अपना टारगेट जिस एग्ज़ाम की ओर आगे भी है तो वो भी लगाओ। ठीक है, तो इसको आप तैयारी अगर नहीं कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी छूट रहा है,
और मैं तैयारी करना चाहता हूं तो आपके लिए फिर से एक सुनहरा अवसर है। 3 फरवरी को इसकी बैच शुरू हो रही है। इस 3 फरवरी में आपको स्टार्टिंग से ही पूरी कोर्स की जाएगी। नई बैच है, इस फीस पर है। ये मौका आप बिल्कुल उठाए फ़ायदा इसका, क्योंकि यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक 2025 में अगस्त में होने वाली है, जिसके लिए आपके पास भरपूर टाइम है। ठीक है, चलिए, तो ये बात को भी आप ध्यान दें, ये मौका नहीं मिलेगा, इस पर फोकस करें। प्रयोगशाला परिचारक की इस बैच को कम से कम एक बार देखिए, जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, बाद में आप फिर सोचना कि आगे क्या करना है, लेकिन आप इस पर फोकस करना 3 फरवरी को। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चलिए स्क्रीन पर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, संबंधित अभिलेख नहीं है। केसरी बेड़ा की मैं बात करूं तो केसर कहाँ उगता है? पृथ्वी पर, अर्थ पर। तो अर्थपति भट्टारक से क्या संबंधित है ये? तो ये संबंधित नहीं है, ये अर्थपति से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर आ नहीं होगा। ठीक है, संबंधित नहीं है, नहीं होगा ए, क्योंकि केसरी बेड़ा अर्थपति भट्टारक से संबंधित है। रिद्धि भाव खाती है, भावदत्त बिल्कुल संबंधित है, मतलब ये संबंधित है जी। ठीक है, पोड़ा गढ़, पोड़ा मतलब पूड़ी, खाना है किसका? कांदे का। तो कांदे की अगर पूड़ी खानी है तो ये भी याद रखना, पूड़ी कांदे की बनाओ, चढ़ाओ। ठीक है, तो पोड़ा गढ़ ये भी एकदम सुमेलित है, तो ये भी सुमेलित है। तो प्रश्न पूछ रहा है संबंधित अभिलेख नहीं है, तो इसमें से संबंधित अभिलेख नहीं है, केसरी बेड़ा का नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए संबंधित अभिलेख नहीं है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, इंद्रबल किसका सामंत था? इंद्रबल पांडुवंशी का एक शासक जिसने पांडुवंश की नींव रखी। इन्होंने ही प्रवरराज द्वितीय को पराजित किया, इस बात की जानकारी हमको मिलती है। वहीं इंद्रबल जो था वो एक अधिकारी था सरभ वंशों में। ठीक है, और वहाँ पर आप अगर देखोगे तो एक शासक था सरभवंशी सुदेवराज, जिसके ताम्रपत्र का नाम था कौवा ताल, और उसी कौवा ताल ताम्रपत्र में इंद्रबल को सर्वाधिकृत की उपाधि दी गई थी। ये इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय जो सुदेवराज का पुत्र था उसको पराजित किया और अपने वंश की नींव डाला। तो ये सामंत था किसके? प्रवरराज द्वितीय के कि सुदेवराज के? तो यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे सुदेवराज के सामंत था, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न है, कौवा ताल अभिलेख छत्तीसगढ़ के किस जिले से संबंधित है? अभी अभी मैंने बताया कौवा ताल अभिलेख जो है वो शासक जो था वो था सुदेवराज, लेकिन किस जिले से संबंधित है? तो महासमुंद, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न, नल वंश में मंत्री पद के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो नल वंश में ये सब पदों के नाम है जी, सब पदों के नाम है, लेकिन इसमें अगर मंत्री पद की बात करें तो प्रेगदा को मंत्री कहा जाता था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलाशय कौन सा है? याद रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय मिनी माता, याद रखना, मिनी माता जलाशय, हसदेव बांगो परियोजना, इसकी कुल ऊंचाई 87 मीटर, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलाशय है। ठीक है, स्पीड हो रहा है क्या? कर ही रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न, रोगदा जलाशय किस जिले में स्थित है? रोग खा करके लोग गिर जाते हैं, तो रोग से गिर जाते हैं, गिरना मतलब गिर गए, जांजगीर चांपा, याद रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित परियोजनाओं को असत्य युग्मों को चयन करना है, तो यहाँ पर याद रखना, मुरुम सिल्ली 1923 में बना है, दुधवा 1963, रविशंकर 1979, हंसदेव का गलत है 1967, तो ये गलत होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का डी होगा। स्पष्ट है, क्लियर है? ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा चलिए, यहीं तक आपका प्रश्न है आज का, यहाँ पर एंड होता है। हालांकि आज का जो मैं अभी क्लास लिया हूँ, देख सकते हैं मैं किस स्पीड से कम मिनट पर आपको प्रश्न कराया, तो ये स्पीड आगे भी हम लेकर आएंगे आपको। अभी फिलहाल जो मैं डेली रात को 9 से 10 MCQ ले रहा हूँ, ये MCQ टॉपिक वाइज चल रहा है। अब तक हम छत्तीसगढ़ की कृषि तक पहुँच चुके हैं। जो इसके पहले की क्लास नहीं देखे हैं वो बिल्कुल यूट्यूब पर जो प्लेलिस्ट है उस पर जा कर के सारे प्लेलिस्ट में उपलब्ध वीडियो को देखें, टॉपिक वाइज तैयारी करें, और वहीं
टोटल लगभग 23 एमसीक्यू हो चुका है टॉपिक वाइज। ठीक है साथियों, बाकी सीजी हिस्ट्री का 4 एमसीक्यू हुआ है, उसको भी हम धीरे धीरे करके ख़त्म करेंगे और एक साथ ऐसे ही बीच बीच में हम एमसीक्यू भी लेकर आते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो और जो टॉपिक वाइज आपकी तैयारी चल रही है वो सही चल रही है कि नहीं, ये आज के इस एमसीक्यू से पता चल जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज की क्लास में हमने जितना किया, मेरे ख्याल से आपको एमसीक्यू बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस सेशन का कमेंट करके बिल्कुल बताएं कि अगर अच्छा लगा है तो ऐसे प्रश्न और लेकर आए, बिल्कुल जानकारी दे। साथ ही साथ प्रयोगशाला परिचारक का एमसीक्यू 1-2 दिन में आपको बिल्कुल मिल जाएगा। मॉर्निंग में उसकी क्लासेस स्टार्ट होगी। प्रयोगशाला परिचारक को ही टारगेट किया जाएगा, तो बहुत लोग उसमें अभी भी दूर हैं, उससे कहीं दूर हैं, कोई तैयारी कर रहा है कोई नहीं, तो उन छात्रों को मैं फिर से कहूँगा कि प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी जोरों शोरों से शानदार तरीके से कीजिए, क्योंकि मौका है केवल 3 सब्जेक्ट पढ़कर एक पद लेने का, क्योंकि पदों की संख्या भी 430 कम नहीं होती। ठीक है, तो जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, प्रयोगशाला परिचारक पर फोकस करे और एकेडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी बेहतर करे और एक पद सुनिश्चित करे। ठीक है, तो सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम इसी रात को 9 से 10 अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना ही है और लाइक करना तो भूलना नहीं, और अंत में कमेंट जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। राधे राधे।